जो हम मतलब जो स्थलीय जंतु हमारे होते हैं, वो ज़मीन पर रहने वाले जो जंतु वो ऑक्सीजन स्थल से प्राप्त करते हैं। जो जलीय जंतु होते हैं, ताकि जो ज़मीन पर रहने वाले जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन वायु से मतलब हवा से प्राप्त करते हैं, और जो जल में रहने वाले जंतु होते हैं वो ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं। अतः इन जंतुओं के श्वसन अंग भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अमीबा एक कोशिकीय तथा सबसे छोटा जंतु है, जिसे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। मतलब कि कहा जा रहा है कि जो मतलब कि बहुत सारे जो जंतु, ये सारे जंतु जो होते हैं वो अपना श्वसन अंग भी उनका अलग अलग होता है। मतलब कि उनको सांस लेने की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बहुत अलग अलग होते हैं। और अमीबा जो हमारा एक कोशिकीय मतलब जंतु है, वो सबसे छोटा जंतु है, जिसे आप अपनी नग्न आंखों से मतलब नहीं देख सकते। जिस तरह जैसे हम सामने की चीज़ें या हम पढ़ा रहे हैं, ये बुक में राइट की हुई चीज़ों को मतलब अक्षरों को देख सकते हैं, लेकिन अमीबा जो है आप चींटी को देख सकते हैं ऐसे, बट अमीबा जो होता है उसे आप सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं, उसकी हेल्प से ही देख सकते हैं। इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं, क्योंकि ये सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जाता है, इसलिए इसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। यही है अमीबा आपका, इसी अमीबा का फिगर है, ये पिक्चर है। ये अपने शरीर की सतह से श्वसन करते हैं। केंचुए का कोई श्वसन अंग नहीं होता और ये अपनी त्वचा से श्वसन करते हैं। तो ये हमारा केंचुए की पिक्चर है, फिगर है। मतलब ये जो केंचुए होते हैं इनमें श्वसन अंग नहीं होता, मतलब कि सांस लेने के लिए कोई छिद्र मतलब छेद वेद नहीं होता है। ये अपनी बॉडी से श्वसन लेते हैं, त्वचा से, मतलब ये अपनी ऊपर की त्वचा से सांस लेते हैं। और अमीबा जो होता है ये भी अपनी शरीर की सतह से सांस लेता है। कीट के शरीर में सूक्ष्म छिद्र होते हैं, जिनसे ये श्वसन करते हैं। इन छिद्रों को श्वास रंध्र कहते हैं। मतलब कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं, कीड़े मकोड़े, वो शरीर में मतलब कीट के जो शरीर होते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों के शरीर जो होते हैं उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। छिद्र मतलब छेद होते हैं, जिनसे वे सांस लेते हैं। और इन छेदों को श्वास रंध्र कहते हैं। इन छेदों को, जो छोटे छोटे जीवों के शरीर में छेद होते हैं उनको श्वास रंध्र कहते हैं। ये वायु नलिकाओं के सिरे होते हैं, जो शरीर के प्रत्येक ऊतक तक पहुंचते हैं। वायु नलिकाओं का जल ही पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। लेकिन जो ये हमारे जो वायु नलिकाएं होती हैं, जो उनके छोटे छोटे कीटों के शरीर में वायु नलिकाएं होती हैं, उनके सिरे मतलब कि वायु नलिकाएं के सिरे होते हैं, मतलब कि सिरे उनमें होते हैं जो शरीर के मतलब कि ऊतक जो होते हैं, जो शरीर के ऊतकों तक पहुंचाते हैं। और वायु नलिकाओं का जल, जो वायु नलिकाओं से जल जाता है, वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। वायु नलिकाएं जो होती हैं वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। कीटों के रक्त में ऑक्सीजन शोषित करने वाला पदार्थ हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए कीटों के रक्त का रंग लाल नहीं होता। मतलब कि जो कीट होते हैं, हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके जो मतलब ब्लड में ऑक्सीजन शोषित करने वाला पदार्थ जो है हीमोग्लोबिन, वो नहीं होता है। मतलब कि कीटों के शरीर में, उनके खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा होता ही नहीं हीमोग्लोबिन, इसलिए जो कीट होते हैं कीड़े मकोड़े, उनका जो खून होता है, उनका जो रक्त होता है ब्लड, वो लाल नहीं होता। मछली गलफड़ों से श्वास लेती है। ये मुंह से जल लेती है, जो गलफड़ों से होकर बाहर चला जाता है। जल में घुली हुई ऑक्सीजन गिल की रक्त नलिकाओं में विद्यमान रक्त में सोख ली जाती है। केकड़े, सीप और टैडपोल जैसे जलीय जंतु गलफड़ों से श्वास लेते हैं। मछली के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जो हमारी मछली होती है वो गलफड़ों से सांस लेती है। यहाँ पे ऐसे गलफड़े बने होते हैं, उससे वो सांस लेती है, मतलब कि सांस लेती है। और ये मुंह में पानी को भर लेती है और फिर उसे गलफड़ों से बाहर निकालती है, मतलब कि बाहर की तरफ से वो निकालती है।
और जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन होती मतलब ऑक्सीजन गिल की रक्त नलिकाओं में रक्त को सोख लेती है। मतलब कि जब वो जल में घुली हुई जो ऑक्सीजन उसको मिलती है, पानी जो हवा पानी में उसको जो ऑक्सीजन मिलता है वो नलिकाओं द्वारा मतलब ब्लड नलिकाओं द्वारा, मतलब कि जो खून की नलियाँ होती हैं, नलिकाएं होती हैं, उनके द्वारा वो सोख लेती है खून को। और केकड़े और सीप जो होते हैं और टेडपोल मतलब ये जो मेढक का छोटा बच्चा जो होता है, मेढक का जब जन्म होता है तो इस टाइप से वो रहते हैं, छोटे से टेडपोल की तरह। तो ये सब जलीय जो जंतु होते हैं ये गलफड़ों से सांस लेते हैं। मेढक, टेडपोल हुआ, केकड़े हुए, सीप हुए, ये सब गलफड़ों से सांस लेते हैं। यहाँ हमारे मछली का पिक्चर है, ये टेडपोल की है, ये मेढक की है जल में, और ये है मेढक भूमि पर। मेढक निम्नलिखित प्रकार से सांस करता है। टेडपोल शिशु मेढक गिल छिद्रों से सांस लेते हैं। जो हमारा ये टेडपोल है, ये मेढक का जो बच्चा है, ये छिद्रों से मतलब अपने बॉडी के जो छिद्र होते हैं, गिल के जो छिद्र होते हैं, यहाँ पे गिल होता है, वहाँ उसके छिद्र होते हैं, उसके द्वारा वो सांस लेता है। और जब युवा मेढक जल में अपनी गीली त्वचा में श्वसन लेता था, भूमि पर फेफड़ों से सांस लेता है। और जब ये मेढक पानी में रहता है तो वो अपनी त्वचा से सांस लेता है। इसकी जो ऊपर की पार्ट होता है, बॉडी पार्ट्स होते हैं, उनके द्वारा सांस लेता है। और जब ये ज़मीन पर होता है तो अपने फेफड़ों द्वारा सांस लेता है। पक्षी, रेंगने वाले जंतु और स्तनधारी जंतु फेफड़े द्वारा सांस लेते हैं। ये जंतु नाक से वायु लेते हैं जो श्वसन नली से होकर फेफड़ों में पहुंचाती है। फेफड़ों में छोटी छोटी रक्त नलिकाओं का जाल होता है। वायु से रक्त ऑक्सीजन सोख लेता है और इसके बराबर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। जो हमारे पक्षी हुए और रेंगने वाले जो जंतु हुए और स्तनधारी जंतु जो मतलब कि बच्चे देने वाले और दूध पिलाने वाले जो जंतु होते हैं, वो सब किससे सांस लेते हैं? फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। और ये जंतु अपनी नाक से भी वायु लेते हैं, मतलब कि नाक से हवा को खींचते हैं, सांस लेते हैं, और जो श्वास नली से होकर फेफड़ों में पहुंचाती है। और फेफड़ों में छोटी छोटी जो खून की नलिकाएं होती हैं, उनका जाल जो फैला होता है, वायु से होकर श्वसन नली से होकर फेफड़े तक पहुंच जाती है। और इसके बाद फिर उसके बाद बराबर ही जैसे ही ये सांस लेते हैं फेफड़े से, फिर उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दी जाती है। डॉल्फिन और व्हेल ऐसे स्तनधारी हैं जो जल में डूबी रहती हैं, परंतु ये फेफड़े द्वारा सांस लेती हैं। इन्हें सांस लेने के लिए जल की सतह पर आना पड़ता है। ये हमारी व्हेल है और जो डॉल्फिन होती है, ये दोनों मछलियाँ होती है, बड़ी मछलियाँ। ये अपनी मतलब ये पानी के अंदर ही फेफड़ों से सांस लेती हैं, और ऐसे उनको सांस लेने के लिए जल में मतलब कि पानी में एकदम नीचे जाना पड़ता है, नीचे सतह पर। ये हमारी चिड़िया, ये मनुष्य है जो फेफड़े सांस लेते, कछुआ है, ये व्हेल है। जंतुओं में गति, जंतु भोजन की तलाश, आश्रम, प्रजनन स्थल की खोज तथा दूसरे जंतुओं से अपनी रक्षा के लिए गति करते हैं। वे अनेक प्रकार से गति करते हैं। वे चलन अंगों की सहायता से चलते हैं, दौड़ते हैं, उछलते, कूदते, रेंगते हैं। ये वायु में उड़ते या जल में तैरते हैं। भिन्न भिन्न जंतुओं के भिन्न भिन्न अंग होते हैं। ये चलन अंग हैं हाथ, पैर, शल्क तथा पंख। जंतु मतलब बताया जा रहा है कि जो हमारे जंतु होते हैं उनमें गति होती है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान जाने की गति होती है। और जंतु जो होते हैं वो भोजन की तलाश में, मतलब कि अपना पेट भरने के लिए खाने की तलाश में आश्रम, प्रजनन, मतलब कि हर जगह स्थल, हर जगह की खोज करते हैं, रहने की जगह को ढूंढते हैं और दूसरे जंतुओं से अपनी रक्षा करते हैं। और अनेक प्रकार से गति करते हैं, मतलब कि और अलग अलग तरीके से चलते हैं, दौड़ते हैं, मतलब कि इनके चलन अंग होते हैं, मतलब कि चलने के अंग होते हैं। दौड़ने के लिए, चलने के लिए, उछलने के लिए, कूदने के लिए, रेंगने के लिए इनके चलन अंग होते हैं ये सारे। और ये वायु में उड़ते भी हैं, तैरते हैं जल में, मतलब कि पानी में तैरते हैं, हवा में उड़ने वाले भी होते हैं, इनमें ये चलन अंग होते हैं।
और अलग अलग जंतुओं में अलग अलग तरीके के अंग होते हैं। ये चलन अंग हाथ, पैर, शल्क और पंख होते हैं। अधिकतर जंतुओं में हाथ पैर होते हैं। ये गति करने के तरीके के अनुसार परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि ज़्यादातर जो जंतु होते हैं उनके हाथ पैर तो होते हैं, लेकिन उनके जो गति करने की मतलब कि तरीका जो होता है उसी के अनुसार वो बदल जाते हैं। आगे वाले हाथ अग्रपाद और पीछे वाले हाथ पक्षपाद कहलाते हैं। स्तनधारी जंतुओं के दोनों हाथ पैर दो हाथ तथा दो पैर होते हैं। स्थलीय जंतु जैसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि में हाथ तथा पैर एक जैसे होते हैं। मतलब बताया जा रहा है कि जो मतलब इनके जो जंतु होते हैं, जो ज़्यादातर जंतु होते हैं उनके आगे वाले जो हाथ होते हैं उनको अग्रपाद कहते हैं और पीछे वाला जो हाथ होता है उसे पश्चपाद कहते हैं। और स्तनधारी जो जंतु होते हैं उनमें दो हाथ दो पैर होते हैं। और जो स्थल में रहने वाले जंतु होते हैं, जो स्थल में ज़मीन पर रहने वाले जंतु होते हैं जैसे गाय, भैंस, घोड़ा आदि, इन लोगों में हाथ पैर एक जैसे होते हैं। मतलब कि सेम हाथ होते हैं, सेम पैर होते हैं, सेम ही तरह से। ये अपने चारों पादों या टांगों को चलने या दौड़ने के लिए प्रयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश की लंबी और मजबूत टांगें होती हैं। कंगारू केवल उछल कूद कर ही गति करता है। मतलब बताया जा रहा है कि इनके जो चार पैर होते हैं और टांगें होती हैं ये चलने और दौड़ने के लिए ये यूज़ करते हैं। और इनमें जो अधिकांश इन लोगों की लंबी पूँछ होती है और लंबी टांगें होती हैं। और कंगारू जो होते हैं वो सिर्फ उछल और कूद कर ही दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं, गति कर सकते हैं। यहाँ दिखाया जा रहा है दौड़ता हुआ घोड़ा, दौड़ता हुआ कंगारू। चाहे ये लोग दौड़ नहीं सकते, कूद कर ही जाते हैं। जब बंदर, गिलहरी आदि जैसे स्तनधारी जंतु अग्रपादों से भोजन को पकड़ते हैं तथा खाते हैं तो पक्षपादों को टिक जाते हैं। मतलब जो हमारे बंदर हैं, गिलहरी हुए, ये सब स्तनधारी जंतु हैं। तो इन लोग अग्र जो आगे के पैर होते हैं इनसे भोजन को पकड़ते हैं और पीछे वाले पैरों पर टिके रहते हैं। बंदर तथा लंगूर अंगूठे और अंगुलियों से किसी शाखा को मजबूती से पकड़ लेते हैं। चूहे तथा छछूंदर अपने अग्रपादों से भूमि में बिल खोदते हैं। बंदर और लंगूर जो होते हैं वो अपने अंगूठे से और उंगलियों से जो पेड़ की शाखाएं होती हैं मजबूत, उनको मजबूती से पकड़ लेते हैं। और चूहे और छछूंदर जो हैं वो अपने आगे वाले पैरों से जमीन को खोदकर उसमें बिल बनाती हैं अपने रहने की जगह। चमगादड़ एक स्तनधारी है और ये अपने पादों से चल नहीं सकता। इसके उड़ने के लिए पंख होते हैं जो पतली झिल्लीदार त्वचा से बने होते हैं। इसके पंखों पर नहीं होते। ये बताया जा रहा है कि जो हमारे चमगादड़ होती है ये एक स्तनधारी होती है और ये अपने पैरों से चल नहीं सकती, इसलिए इसमें उड़ने के लिए पंख होते हैं लेकिन पर नहीं होते हैं। इसके जो पंख होते हैं वो झिल्लीदार होते हैं। ये बंदर का फिगर, ये हमारे चूहे का है और ये है चमगादड़ का फिगर। मनुष्य अपने पशुपादों तथा टांगों पर खड़ा हो सकता है और चल फिर सकता है। यह अपने अग्रपादों, भुजाओं का उपयोग भोजन करने, कार्य करने आदि में कर सकता है। मनुष्य की रीढ़ की हड्डी लचीली होने के कारण वह आसानी से मुड़, झुक या घूम सकती है। क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि ये रीढ़ की हड्डी है जिससे आप इधर भी घूम सकते हैं, सीधा खड़ा हो सकते हैं और इधर भी घूम सकते हैं, झुक सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा लचीली होती है, इसी वजह से आप मुड़ सकते हैं, झुक सकते हैं और घूम भी सकते हैं, खड़े हो सकते हैं सीधे। और जो हमारे मनुष्य होते हैं, मतलब हम हुए या आप सब बच्चे, हम सब लोग अपने मतलब कि पीछे के पैरों का यूज़, टांगों का यूज़ खड़े होने के लिए, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए करते हैं। और जो आगे की जो हाथ होते हैं, अग्रपाद, मतलब कि आगे के जो हाथों का यूज़ हम खाना खाने के लिए, काम करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों को लिखने पढ़ने, हर चीज़ के लिए, पढ़ने के लिए नहीं, लिखने के लिए करते हैं। ऐसे ही जो रीढ़ की हड्डी होती है उससे वो बहुत ज़्यादा मतलब लचीली होती है, इसी वजह से वो मुड़ सकती है, घूम सकती है और झुक सकती है और स्ट्रेट भी रह सकती है।
तो आज की वीडियो यहीं पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का पैराग्राफ हम आप लोगों को रीड कराएंगे। इतना आप लोग पहले रीड करें एंड समझें।